या आई कैप की सोल्यूशन दी है आपको? हाँ, मतलब कुछ चीज़ें बीच में थोड़ी बहुत चेंज की हैं, अदरवाइज आई कैप वाली सोल्यूशन दी है मैं आपको। सुना आज आप लोग टेस्ट भी दे रहे हो, कोई दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ टेस्ट क्या हो गया? फ्रॉड ही तो किया है। फ्रॉड में क्या तैयारी करनी थी? फ्रॉड तो आता है आप लोगों को, वही इतने बड़े फ्रॉड ही हो आप लोगों को फ्रॉड नहीं आता तो किसको आता है? हाँ, घर वालों के साथ फ्रॉड लगा लगा के तो यहाँ तक पहुँचे हो। कुछ ने अभी रिजल्ट पे भी फ्रॉड लगाया होगा। हाँ, पैसों के मामले में हर महीने फ्रॉड लगाते हो। आज फ़लाँ बुक लेनी है, आज फ़लाँ फ़ीस आ गई है, बुक 500 की लेनी है, 1500 की बुक है, क्योंकि पिछली FAR2 की 1500 की थी। ऐसे होता है ना, महीने एक महंगी बुक है तो अब सारी वो बुक्स की प्राइस वही हो गई है। जी मिस, क्वेश्चन बोलिएगा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 ऑटम 17 का, ऑटम 17 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी था। पार्ट ए था ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू अबव मैटर, तो हमने कर लिया था। पार्ट बी सजेस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर विद रिगार्ड टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। यस, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ये तो वही रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड वाली प्रोसीजर लिखने। क्या ख्याल है? फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो आप? प्लानिंग स्टेज पे, तो प्लानिंग वाले प्रोसीजर यहाँ पे लिखने। चलिए आगे जी। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा? पहले पेज पे हमने ऑडिट प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी, और हमने पहले पेज के सेंटर में प्लानिंग की 2 मेन एक्टिविटीज़ हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, इनको कुछ पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट किया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए तो वहाँ पे हमें क्या मिला? नहीं, सेकंड पेज चैप्टर 3 का अगर आप देखें, चैप्टर 3 का सेकंड पेज देखें तो हमें वहाँ पे क्या मिला? कुछ ऑडिट स्ट्रैटेजी की डिटेल मिल गई। ऑडिट स्ट्रैटेजी की डिटेल मिल गई, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के कुछ पर्पसेस मिल गए, ऑडिट प्लान हमें मिल गया। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो जो मेन टॉपिक था हमारे पास, एडिशनल कंसीडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट के लिए एडिशनल कंसीडरेशन क्या है वो मिला। इंटरम फाइनल ऑडिट क्या है, वर्क को क्यों दोनों फेजेस में स्प्लिट किया जाता है, वो पढ़ा आपने। नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें अप्रोचेस टू ऑडिट मिल गई। क्या ख्याल है? उससे नीचे हम गए तो हमें अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है वो मिल गया, और इससे आगे जस्ट रीडिंग थी, ऐसा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं थी। फिर नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिल गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, नहीं मटीरियलिटी की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की एग्जांपल्स, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल कब रिवाइज किए जाते हैं, क्या कह रहा है, मटीरियलिटी के 5 स्टेप्स हमें मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिल गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 3 टाइप्स, 3 स्टेजेस। एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी यूज़ होते हैं, ये टॉपिक अभी हमने छोड़ा हुआ है कि उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद हम कवर कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें ऑडिट रिस्क एक टॉपिक मिल गया, उसके 3 कंपोनेंट्स, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। और ऑडिट रिस्क का राइज होता है एट 2 लेवल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल में, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन लेवल, और इनके अगेंस्ट ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा वो भी हमने पढ़ लिया। और उससे आगे गए तो हमें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मिल गया फ्रॉड, और फ्रॉड को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। 2 तरह के होते हैं, दोनों से रिलेटेड क्या इंसेंटिव, प्रेशर मीन मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, दोनों से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीन कहाँ पे मैनेजमेंट के लिए ये दोनों फ्रॉड करना ईजी है, दोनों से रिलेटेड मैनेजमेंट के एटीट्यूड मीन बिहेवियर क्या है जो आपको इंडिकेशन देंगे ये फ्रॉड की, फ्रॉड से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड पकड़ने के लिए हमें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, प्रोसीजर टू डिटेक्ट फ्रॉड क्या है। और फिर हमने देख लिया कि अगर फ्रॉड पकड़ा जाता है तो सूरत में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा।
नहीं, हमें प्लानिंग स्टेज पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट करनी है ड्यू टू फ्रॉड, तो उसके लिए प्लानिंग स्टेज पे भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और अगर हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर को हाई कंसीडर किया या ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो 7-8 पॉइंट हमने वो पढ़ लिए। और फिर हमने कुछ एक टॉपिक पढ़ लिया, सर्कमस्टांसिस इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। मीन क्या सर्कमस्टांसिस हैं जो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी की इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल के लिए। और मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल का अगर आपको रिस्क नज़र आ रहा है तो सूरत में हमें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो ये वही प्रोसीजर्स थे जो जनरल प्रोसीजर हम फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। क्या कह रहा है। और हम चले गए थे पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस ही अभी तक हम कवर कर रहे हैं। सर, अगर ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें ये फर्स्ट पेज पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेंशन करेंगे क्योंकि आगे ऑडिट स्ट्रेटजी में तो यहाँ पर नहीं, वो ऑडिट स्ट्रेटजी की डिटेल है। जब डिफरेंशिएट करना है तो दोनों की डेफिनेशन दे के उसके बाद इनके पॉइंट्स लिखने हैं। और हमने कोई 2-3 बातें की थी कि ऑडिट स्ट्रेटजी बिफोर प्लान प्रिपेयर की जाती है, प्लान आफ्टर स्ट्रेटजी डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जब हम डिटेल में जाते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी की तो वो ऑडिट प्लान्स वाले पॉइंट्स इसमें डेफिनेशन और इनके वो अंदर वाली 4 बातें। और हमने कुछ बातें की थी कि स्ट्रैटेजी बिफोर प्लान प्रिपेयर की जाती है, प्लान आफ्टर स्ट्रैटेजी डिफाइन किया जाता है। प्लान मोर डिटेल है एज कम्पेयर टू स्ट्रैटेजी, क्यों, उसके अंदर नेचर, टाइमिंग, सेंटर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी है। जी, पास पेपर क्वेश्चन में अगर आप लोग आए, ऑटम 2009 का एक क्वेश्चन में मिलेगा, ऑटम 2009 का क्वेश्चन मिलेगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, 8 good marks. During the audit team planning meeting, a member of the audit team passed a comment that based on past experience with the client, he was confident that the management of the client was honest and there was no issue as regards management integrity or risk of fraud in the company. कि प्लानिंग मीटिंग हो रही थी और एक ऑडिट टीम मेंबर ने कमेंट पास किए कि क्लाइंट बहुत अच्छा है, क्या कमाल बीबा क्लाइंट है, यहाँ पे इंटेग्रिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत शरीफ आदमी है, मौलवी आदमी है, इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हैं इन्होंने, तो यहाँ पे फ्रॉड का चांस सर हो ही नहीं सकता। क्यों, बड़े दीनदार है, मैं इनको देखता हूँ जैसे ही नमाज का टाइम होता है भागते हैं नमाज के लिए, तो यहाँ पे फ्रॉड का चांस हो ही नहीं सकता। The audit manager responded that the auditor should always maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit। लेकिन ऑडिट मैनेजर ने कहा कि हमें always professional skepticism को maintain करना है। Briefly describe audit skepticism and elaborate on the response of the audit manager। सिर्फ 8 नंबर है और उसने क्या कहा कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिट स्केप्टिसिज्म मीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिस्क्राइब करना है। और ये जो ऑडिट मैनेजर का रिस्पॉन्स है इसको भी इलैबोरेट करना है, मीन इसके ऊपर भी कुछ बातें करनी। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, ठीक हो गया। तो वहाँ से अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिकली था क्या। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं कि एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए मीन आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चनिंग के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट अकाउंट बैलेंसेस जो है वो ऑब्टेन करनी चाहिए, किसी एक पर्सन से नहीं, जितने भी पर्सन से हो सके, अकाउंट, फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, हर डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट से। ऑडिटर को क्या करना होना चाहिए जी, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए। क्रिटिकल नेचर का मतलब क्या है कि जो एविडेंस मिल गए हैं उनके ऊपर अनड्यू रिलायंस नहीं करना चाहिए, उन्होंने क्रिटिकली असेस करना चाहिए। ऑडिटर को क्या करना चाहिए जी, बीइंग अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। मीन ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ एग्जिस्टेंस रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट, के मिस स्टेटमेंट का चांस हो सकता है, इसलिए ऑडिटर से अलर्ट रहना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ये हमें थ्रू आउट द ऑडिट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए, प्लानिंग स्टेज पे भी,
परफॉर्मेंस मीन ड्यूरिंग स्टेज पे भी, इवन फाइनल रिपोर्टिंग स्टेज पे भी, मीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमारा जो है थ्रू आउट ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे भी मेंटेन रहना चाहिए, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी मेंटेन रहना चाहिए, इवन थ्रू आउट ऑडिट टू वर्ड्स फाइनल रिपोर्टिंग स्टेज पे भी हमें इसे मेंटेन रखना है। मीन अपना शकी मिजाज जो है वो हमें मेंटेन रखना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि आप क्लाइंट की ऑनेस्टी के ऊपर जो है वो शक करना शुरू कर दो। क्या ख्याल है? मीन क्लाइंट को आपने डिसऑनेस्ट नहीं कंसीडर करना, सो नॉट टू बी कंसीडर्ड क्लाइंट एज डिसऑनेस्ट। मीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ठीक है, आपको मेंटेन रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, क्रिटिकल नेचर रहना है, अलर्ट रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट को आप डिसऑनेस्ट कंसीडर करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस मैन हो, आपके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर है और आप जो मर्जी करते फिरो, मीन क्लाइंट चोर ही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, हमें क्वेश्चनिंग माइंड एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है, थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है। अब यहाँ तक ये कोई 4-5 बातें हो जाएंगी। नंबर कितने? 8। ये तो हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। अब वो कहता है जी कि हमने क्या किया है जी, क्लाइंट की इंटेग्रिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है और रिस्क ऑफ फ्रॉड का कंपनी में चांस नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे जी हमें क्या करना है। एट प्लानिंग स्टेज जो है वो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जो है वो असेस करना है और हर कंपनी में करना है। क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ठीक है, उसके बावजूद भी हमें रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर जो है वो क्या करना है, असेस करना है। क्यों? इसके बिना हमारी ऑडिट कंप्लीट नहीं होता। क्यों? इसी के थ्रू हमारी ऑडिट अप्रोच हमें डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। और कुछ कंपनीज के अंदर ये फ्रॉड का रिस्क जो है वो हाई होता है। किस वजह से होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर क्लाइंट कंपनी का वीक है या कंट्रोल सिस्टम में कोई वीकनेसेस हैं, तो सूरत में चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट जो है वो हर कंपनी में होता ही होता है। और इसी वजह से हमें क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को थ्रू आउट ऑडिट मेंटेन करना होता है। अब ये कुछ हम बातें करेंगे तो फिर जाके कोई 8 नंबर जस्टिफाई हो सकेंगे। और इस तरह के 8 नंबर लेने के लिए ये क्वेश्चन एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट होना ज़रूरी है, वरना पेपर में जाके बस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आप डिफ़ाइन कर लोगे 3-4 लाइनों में। इस क्वेश्चन को तो पास करने के लिए 4 मार्क्स चाहिए, तो अगर आपने लिखा ही 3-4 नंबर का, तुम्हारी एक बदकिस्मती है कि हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए। हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल नहीं है कि हम जितना लिखें उतने नंबर मिल सकें। हमारी बदकिस्मती की वजह से हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल है कि हम जितना लिखेंगे हमें उससे आधे नंबर मिलेंगे। इसलिए पूरा पेपर 100 नंबर का अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, फिर जाके हम 50 नंबर लेने के काबिल बनेंगे। सिस्टम की नहीं, आपकी भी बदकिस्मती, किसी गोरे के घर पैदा हो जाते। हाँ, आप यहाँ पे क्यों पैदा हुए? चलो आप सिस्टम को बदलो, शायद किस्मत ठीक हो जाए। उनके यहाँ लेक्चर इंग्लिश में होते हैं, हमें यहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, बोलने वाले यहाँ पे उर्दू में। अंग्रेज़ी बोलने की मैंने कोशिश की थी स्टार्ट में, बच्चे क्लास से उठ के चले गए थे, हमें समझ नहीं आ रही। फिर मुझे कुछ सीनियर टीचर्स ने कहा पागल हो गया तू, क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता ये कौम कैसी है, यहाँ पे पंजाबी में बोलना है तूने, चलो पंजाबी नहीं तो उर्दू बोल। लेकिन सर ये टीचर्स की फॉल्ट है ना, उनके एंड पे फॉल्ट होता है। स्टार्ट से वो यही समझते हैं स्टूडेंट आपके पास कैसा आ रहा है? मेरे ख्याल से क्लास की 10% ऑडियंस होगी जिसको नहीं समझ। आपको पता है अभी ये जो हमारे पास पीआरसी का स्टूडेंट है, ये कौन सा स्टूडेंट है जो 2 साल कॉलेज में गया ही नहीं, और इनमें 800 बच्चा ऐसा है जिसके 1100 में से 1100 नंबर है। वो तो फिर हाँ, ऐसे ही अंडरस्टूड है। मतलब इनमें 95% बच्चा ऐसा है जिनकी अंग्रेजी में एग्जाम्पशन है। मीन पीआरसी की इंग्लिश एग्जाम्प्ट है 95% बच्चे को, ये जो पीआरसी में बैठा है अंग्रेजी का पर्चा दिए ही नहीं, पेपर दिए 3, उनकी बेस पर इंग्लिश के पेपर के भी मार्क्स लग गए और इंग्लिश एग्जाम्प्ट होगी। अब हम क्या, आप क्या कहते हो कि ये स्टूडेंट को क्या करें हम? सर लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्लास की 5 to 10% ऑडियंस के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में रहने से, इंग्लिश में उठने बैठने से, इंग्लिश में खाने से इंग्लिश आती है।
पढ़ने से नहीं आएगी। मैं किसी इंग्लिश बोलने वाली अकेडमी में चला जाऊँ, मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगी, ऐसे नहीं। इंग्लिश में रहने से, उठने बैठने से, खाने पीने से इंग्लिश आएगी। आधे स्टूडेंट क्लास में नहीं आएंगे जी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन जस्टिफाई होता है। साथ एक और क्वेश्चन था फ्रॉड से 87 मार्क्स के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी विजिलेंट enough to develop understanding about the propriety of important transaction and to determine whether or not such transaction have appropriate business rationale। पता नहीं कुछ कुछ समझ आई, कुछ कुछ नहीं समझ आई, पता नहीं क्या बोल गया वो। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, शायद भी समझ आ जाए। ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशंस in which a transaction is indicative of a fraud or an attempt to conceal fraud or fraudulent reporting। तो वो सिचुएशंस बतानी हैं जिस सूरत में फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। वो सिचुएशंस हमने पढ़ी हुई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और मैनेजमेंट के बिहेवियर या इंसेंटिव प्रेशर। क्या ख्याल है कितने 7 नंबर उसने दिए हैं। आपने 7 पॉइंट लिखने सिर्फ, आपके पास तो शायद सिर्फ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड ही इंसेंटिव प्रेशर 4 पॉइंट थे, अपॉर्चुनिटीज़ 5 पॉइंट थी, बिहेवियर के 4 पॉइंट थे, आगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के भी इतने पॉइंट हैं। कल हमने एक सर्कमस्टांसिस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्रॉड टॉपिक पढ़ा। मेनली ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, मेनली ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। लेकिन बातें अगर आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड वाली, अपॉर्चुनिटीज़ बिहेवियर वाली लिख दोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं, क्यों मतलब इन बातों का भी वही था जो उनका था। हाँ मिक्स है मतलब कुछ भी आपने सिचुएशन लिखनी है। मीन क्या सिचुएशन होंगी जिससे आपको फ्रॉड की इंडिकेशन मिलेगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर एग्जिस्ट करती है तो फ्रॉड की इंडिकेशन है। क्या ख्याल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो फ्रॉड की इंडिकेशन है, सीनियर मैनेजमेंट के मोरल लो है तो फ्रॉड की इंडिकेशन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फ्रॉड की इंडिकेशन है, कंपनी के ऊपर कुछ प्रेशर है थर्ड पार्टीज़ के, ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पर भी मीट ना होने की सूरत में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड होने की इंडिकेशन है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही है तो फॉर सर्वाइवल कंपनी क्या करेगी, मैनिपुलेशन इन रिजल्ट मीन फ्रॉड की इंडिकेशन है। क्या कह रहा है या इसका एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट आंसर देने के लिए फिर सर्कमस्टांसिस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को रटा लगाना पड़ेगा। और वो पॉइंट में हमें कोई 20 पॉइंट थे हमारे पास। हाँ अगर एक दफ़ा रीड करके कुछ हम लिखने की कोशिश करें तो 5 को लिख लेंगे, फिर बाकी एक दफ़ा और रीड करके लिखने की कोशिश करें तो 3 और लिखे जाएंगे, तीसरी दफ़ा फिर अगर हम रीड करके लिखने की कोशिश करें तो 2 और लिखे जाएंगे। यूँ 10 को लर्न हो सकते हैं और यहाँ पे हमने 7 लिखने हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते तो आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड की इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज़, बिहेवियर वो भी लिख सकते हो। क्यों, वो भी क्या है, सिचुएशंस जो आपको फ्रॉड की इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या ख्याल, चलिए आगे जी। स्प्रिंग 10 में अगर हम जाएं तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं मटीरियलिटी का। स्प्रिंग 10 का मटीरियलिटी का क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, मटीरियलिटी के टॉपिक के साथ हमने कवर किया था जी। उससे प्रीवियस अगर हम जाएं, ऑटम 10 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 9 + 9 18 + 12 30 मार्क्स के लिए ये एक ही चैप्टर, 30 नंबर के लिए एक ही चैप्टर एग्जामिनर ने टेस्ट किया था। क्या टेस्ट किया था, आए पूरा पेपर ये कवर करते हैं ऑटम 10 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान फॉर 4 मार्क्स, लिखा जा सकता है। पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन विच वाज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय एन अदर ऑडिटर। मीन आप पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ। बीइंग अ न्यू क्लाइंट, आपका क्लाइंट नया है, व्हाट एडिशनल कंसिडरेशन वुड टेक इनटू अकाउंट वाइल परफॉर्मिंग द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। तो एडिशनल कंसिडरेशन फॉर इनिशियल एंगेजमेंट, प्रीडिसेसर ऑडिटर से हमें कम्युनिकेशन करनी है, मैनेजमेंट से हमें जो है वो कम्युनिकेशन करनी है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट अराइजेस ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है और हमें मॉनिटरिंग रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर मीन QCR परफॉर्म करना है। रटा उठा के वॉमट। और साथ फ्रॉड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था 6 + 9 15 मार्क्स के लिए, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन। सिनेरियो भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है
और मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जी। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, और शायद क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 सिचुएशन भी नज़र आ रही हैं। So analyze the above situation and assess whether it represent a fraud or an error। तो पर 1 2 3 3 सिचुएशन है, तो आपने बताना है नंबर 1 फ्रॉड है या एरर है। उसी फ्रॉड है फिर भी जस्टिफाई करना है कैसे, एरर जस्टिफाई करना कैसे है, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों को। और दिमाग के अंदर आपके क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कीड़ा। So you are the audit manager on the audit of Al Salam Pakistan Limited ASPL for the year ended 30th June 2010. ASPL is engaged in the manufacture of a wide range of plastic products. While reviewing the initial work performed by the audit team, the following matters have come to your notice. Number 1, रीड करके ज़रा देखेंगे फ्रॉड है या एरर है। जी पहला फ्रॉड है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्रैप्ड ड्यूरिंग द ईयर इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप सोल्ड। मीन शायद स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा आ रहा है, सेल कम हो रहा है, क्या ख्याल है। बाकी हो सकता है मैनेजमेंट उठा के ले जाती है, क्या ख्याल है। मीन लिखते ज़्यादा है, हो सकता है उसमें ठीक यूनिट भी स्क्रैप में लिख देते होंगे, लेकिन सेल तो सिर्फ स्क्रैप वाले होते होंगे जो ठीक ठाक होते होंगे, जो खुद एम्प्लॉयज़ ने लिखे होंगे एज ए स्क्रैप, वो उठा के खुद ले जाते होंगे। सो द कंपनीज रिकॉर्ड्स शो नील बैलेंस बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर, और बैलेंस भी नील है। मीन स्क्रैप रिकॉर्ड में ज़्यादा आ रहा है, सेल कम हुआ है, तो सेल अगर कम हुआ तो बाकी बचना चाहिए, लेकिन बैलेंस क्या होता है, नील। मीन बचता भी कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ जाता है, चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है। नो रिकन्सिलिएशन ऑफ फॉर द डिफरेंसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, और रिकन्सिलिएशन कंट्रोल्स होते हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो रहे, जिससे डिफरेंसेस हाईलाइट हो सकते हैं। तो ड्यू टू पुअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड, जिस वजह से डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं और कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नज़र नहीं आ रहा। फ्रॉड है, एरर तो नहीं है ना। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, नज़र आ रहा है, उसकी वजह से चोरी हो रहा है। क्यों, रिकन्सिलेशन होंगी, रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, तो उससे पता चल जाएगा जो डिफरेंसेस हैं भाई वो कितने पकड़े जाएंगे। जब डिफरेंसेस आप देख ही नहीं रहे तो फिर पकड़े भी नहीं जा रहे। ठीक हो गया। द कंपनीज रिकॉर्ड शो नील बैलेंस बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंस आ रहा है, स्क्रैप में नुकसान हुआ ज़्यादा, डिफेक्टिव यूनिट्स निकले ज़्यादा, सेल कम हुए, तो बाकी फिर रिकॉर्ड में आना चाहिए ना क्लोजिंग बैलेंस कितना स्क्रैप हमारे पास पड़ा है। लेकिन वो बैलेंस क्या है, नील। मीन जब काउंट करके देखते होंगे तो पड़ा ही नहीं कुछ। उसने डिफरेंस कहाँ से देखा, उसने कहा रिकॉर्ड के अंदर के इतने डिफेक्टिव यूनिट्स का नुकसान हुआ, मीन इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे या पड़े थे, उनमें से इतने स्क्रैप हो गए, तो वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड में लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या होना है, सेल होना है। उनमें से सपोज 100 स्क्रैप में लिख दिए गए, सेल हुए 50, बाकी 50 क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। वो क्लोजिंग बैलेंस कैसे देखा जाता है, देखा जाता है कितने यूनिट्स पड़े हैं, उसके बाद उनको काउंट करके क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नील। मीन काउंट करने जब गए तो आगे पड़ा ही नहीं, तो पड़ा ही नहीं, तो फिर किधर गया, चोरी हो गया। उसकी रीज़न क्या है, कंपनी कोई रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रही। रिकन्सिलेशन परफॉर्म होनी चाहिए कि भाई इतने स्क्रैप आए थे, इतने सेल हो गए, तो बाकी इतने बच गए हैं, किधर हैं, वो फिर ट्रेस हो सकें। लेकिन इस तरह की कोई रिकन्सिलेशन परफॉर्म नहीं हो रही जी। नंबर 2, सेल्स फॉर द ईयर हैव बीन इंक्रीज बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की निस्बत सेल्स 7% से इंक्रीज हो रही है। However, it has been noted that sale in the last 2 weeks of June 2010 have been exceptionally high and represent 15% of the annual sale.
मीन लास्ट 2 मंथ्स की सेल जो है वो पूरे साल की 15% सेल है और हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी मंथ्स। ठीक हो गया। और हमने कहीं पे पढ़ा था कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ईयर एंड के करीब जो है वो कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो क्रिएट करके भी की जाती है। द ऑडिट वर्किंग पेपर कैरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। 70% of the sale in the last 2 weeks of June were made to 2 new customers whose credit assessment has not been formally documented। तो ये तो इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड ही है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड किया जा रहा है कि ईयर एंड के करीब जाके स्पेशली लास्ट 2 वीक्स में, और ईयर एंड भी 30 जून है, वहाँ पे जून की मतलब 70% सेल लास्ट 2 वीक में हो रही है और किस कस्टमर को हो रही है उसकी कोई क्रेडिट वर्थीनेस भी चेक नहीं की जा रही। मीन एग्रेसिव सेल पॉलिसी के ऊपर कंपनी चाह रही है, तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड के चांसेस है। A significant portion of the goods sold to the above referred customer were returned in the first week of July 2010 और very next week में क्या हुआ, रिटर्न भी रिकॉर्ड कर दी। दिस मीन ये फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई थी एट ईयर एंड, जिनको बाद में रिटर्न करके क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया। तो ये तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है। मैनेजमेंट बोनस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और रीज़न क्या है कि मैनेजमेंट के बोनस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं विद सेल या प्रॉफिट टारगेट, तो उस वजह से चांसेस हो रहे हैं कि इस चीज़ के फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड के अगर टारगेट जो है वो मीट नहीं हो रहा तो टू अवेल बोनस मैनेजमेंट क्या कर रही है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड। तो ये भी फ्रॉड है। ये एक एक पॉइंट हम इनका सेपरेट बनाएंगे, इसके अंदर हर चीज़ को सेपरेट एक एक लाइन में लिखेंगे जी। नंबर 3 को रीड करके देखेंगे, फ्रॉड है या एरर है। Error है। During the year, ASPL purchased a machine for 25 million. The payment voucher is duly supported by the invoice from the supplier, मीन 25 मिलियन ही है, इनवाइस भी लिखा भी 25 मिलियन से हुआ है, नहीं परचेज 25 मिलियन से किया है और इनवाइस के ऊपर भी 25 मिलियन लिखा हुआ है। However, the fixed asset schedule provided by the client shows the amount capitalized as rupees 2.5 million। और एक बहुत ही बोंगी कंपनी या कोई बंदा होगा जो एसेट को अंडरस्टेट करेगा। क्या करें, मैनेजमेंट की कोशिश होती है एसेट और इनकम ओवरस्टेट, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ अंडरस्टेट की जाए, लेकिन अंडरस्टेट किया भी जा सकता है। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज होगा, तो हो सकता है मेनली उन्हें स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी हाई शो करनी है। क्या कह रहा है, तो उस में अंडरस्टेट किया भी जा सकता है। और इसी अगर 25 मिलियन का आप शो करोगे तो 25 मिलियन का कैश आउटफ्लो भी आपको शो करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 2.5 मिलियन का शो करोगे तो कैश आउटफ्लो कितना शो करोगे, 2.5, बाकी कैश बैलेंस वैसे ही मेंशन रहेगा, तो अंडरस्टेट भी हो सकता है। ठीक हो गया। So the payment voucher is duly supported by the however the fixed asset schedule provided by the client shows the amount capitalized as rupees 2.5 million. Depreciation has been charged on this amount. The difference of 22.5 million is appearing in the bank reconciliation statement. नहीं, अगर आप जो है वो फ्रॉड करते तो फिर बैंक स्टेट रिकन्सिलेशन के अंदर फिर ये 22.5 मिलियन का डिफरेंस भी शो ना होता, तो ये क्या है, इंडिकेशन दे रहा है एरर है रादर देन फ्रॉड। हाँ, अगर रिकन्सिलेशन ना परफॉर्म की जाती, उसमें भी डिफरेंसेस हाईलाइट ना किए जाते तो फिर हम कहते जानबूझ के था फ्रॉड था। लेकिन अगर एक जगह पे डिफरेंस नज़र आ गया अकाउंट के अंदर, दिस मीन ये क्या है, एरर है, 25 की बजाय 2.5 लिखा गया जी। 6 नंबर जस्टिफाई होते हैं। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 9 मार्क्स। What action would you take to deal with the above matters? The above matters stated आपके actions क्या होंगे। पहले 2 तो सीधे फ्रॉड हैं, तो उनसे रिलेटेड एक्शन क्या होंगे, हमें कम्युनिकेट रिपोर्ट करना पड़ेंगे मैनेजमेंट को ऑन टाइमली बेसिस। मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो 2-4 गवर्नेंस को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी, अगर कोई है तो हमने लीगल बॉडी को भी कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट करना है। इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की अगर डाउटफुल है तो हमें कंसीडर करना है विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट आ रही है इनकी वजह से तो हमने कंसीडर करना है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी।
एरर से रिलेटेड क्या होगा? 9 नंबर हैं, आपने तो 5 पॉइंट लिखे हैं। क्या कह रहा है? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या करें, इस एरर को एडजस्ट करें, करेक्ट करें। हाँ, अगर मैनेजमेंट इसे एडजस्ट कर देती है तो हमारी ओपिनियन होगी अनक्वालिफाइड, लेकिन अगर मैनेजमेंट इसे एडजस्ट नहीं करती तो फिर हम ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द एरर। यहाँ पे थोड़ा सा उसने ऑडिट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, क्यों ऑडिटर के एक्शन में जो है वो प्रोसीजर्स भी आते हैं, ऑडिटर के एक्शन में ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी आता है। क्या कहला है? फ्रॉड में भी हमने लास्ट पॉइंट क्या बताया कि अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट हो रही है ड्यू टू फ्रॉड तो हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट कंसीडर करेंगे। हाँ, उसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन नहीं किया, अगर नंबर हो तो फिर डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। नहीं, फ्रॉड में आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया किस लिए, ताकि उसे ठीक करें। ठीक हो गया। फ्रॉड कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर हुआ है, उसका लॉस कंपनी को हुआ है तो उन्होंने पकड़ना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर उस पर एक्शन नहीं लेते, 2-4 गवर्नर्स को कम्युनिकेट कर दिया ताकि कल को हमें ये ना कहा जाए आप लोगों ने ये चीज़ें हाईलाइट की थी तो मैं बताई क्यों नहीं। फिर हमने देखना है कि हमारी क्या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी थर्ड पार्टी बॉडी को रिपोर्ट करना, तो वो भी देखना है। अगर चाहिए लाइक मनी लॉन्ड्रिंग में हमें FIA को रिपोर्ट करना है तो वो भी देखना है। फिर देखा ये मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। फिर हमने देखा इस फ्रॉड की वजह से अगर रिपोर्ट के ऊपर कोई मिस स्टेटमेंट आ रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखना है। अब यहाँ पे हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक हो गया। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने बता दी कि उन्हें रिपोर्ट करना है वो ठीक करें, अपनी भी देख ली, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी देखना है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी देख लिया और ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी देख लिया। अब एरर जो हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट नज़र आ रही सीधी सीधी कितने से 22.5 मिलियन से एसेट अंडर स्टेटेड है, उससे डेप्रिसिएशन भी अंडर स्टेटेड है, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे ना क्या करें, इसे एडजस्ट करें। क्या करें, अगर वो एडजस्ट करते हैं तो हमारी ओपिनियन फेवर में, नहीं करते तो फिर ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे। क्यों, मैटर अच्छा खासा मटीरियल नज़र आ रहा है। उसमें हमने इतना डिटेल नहीं बताया कि हमने क्या कहा कि अगर मिस स्टेटमेंट आ रही है तो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर करेंगे। क्या होगा वो, अगर नंबर ज़्यादा हो तो फिर हम वो भी बता देंगे, अगर 5 नंबर है तो 5 पॉइंट तक करेंगे। ठीक हो गया, चलें आगे। सर, इस तरह के केसेस में रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं? रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट देखेंगे, अगर तो चाहिए तो वो करेंगे ना। फिर अब यहाँ पे तो शायद ये करंट ईयर से मैटर था, अगर प्रीवियस ईयर होता तो प्रायर एडजस्टमेंट डाली जाएगी। क्या कहला जी। आगे से चलें तो रिस्क का ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, अल मदद फाउंडेशन वाला। क्या ख्याल है, रिस्क का क्वेश्चन ये हम कवर कर चुके हैं। उससे अगर हम प्रीवियस पेपर में जाएं, स्प्रिंग 14 में टेस्ट किया गया ये चैप्टर 20 मार्क्स के लिए। An auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement to provide a basis for designing and performing further audit procedures. 6 नंबर के लिए पार्ट ए, स्टेट फैक्टर विच एन ऑडिटर शुड कंसीडर while evaluating significance of audit risk. ऑडिट रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये किन फैक्टर्स पर आप देखोगे, और ये आंसर कहीं पे बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। किन चीज़ों पर बेस करेगा कि ऑडिट रिस्क सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। एक तो प्रीवियस ईयर ऑडिट पे डिपेंड करेगा कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने जो है वो रिस्की एरिया ज़्यादा हाईलाइट किए हैं तो अब भी ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस हाई होगी, अदरवाइज लो होगी। क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डिपेंड कर सकता है। इंटेग्रिटी अगर हाई है तो सूरत में ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस लो होगी। अगर इंटेग्रिटी क्लाइंट मैनेजमेंट की डाउटफुल है, मीन लो है, तो सूरत में ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस हाई होगी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भी डिपेंड कर सकता है। क्या ख्याल है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भी डिपेंड कर सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस लो होगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस क्या होगी, हाई होगी। मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल पे भी डिपेंड कर सकता है कि मैनेजमेंट अगर कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो कर रही है तो उसमें ऑडिट रिस्क के चांसेस क्या होंगे, कम। और अगर मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल का रिस्क हाई है तो उसमें ऑडिट रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा। और की बातें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड कर सकता है
कि अगर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में है तो सर्वाइवल के लिए मिस स्टेटमेंट के चांसेस हाई होते हैं, लो होते हैं? हाई होते हैं। तो ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस भी क्या होगी? हाई होगी। और अगर फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल है तो उस सूरत में ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस हम लो भी एज्यूम कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो उसकी बेस पर डिपेंड करता है। रिलेटेड पार्टी एग्जिस्टेंस की बेस पर डिपेंड करता है कि अगर एग्जिस्ट करती हैं तो ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस हाई होगी, मीन चांसेस हाई हैं। और अगर रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑडिट रिस्क की सिग्निफिकेंस क्या होगी? लो होगी। मीन थोड़ा सा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड को दिमाग में रखते हुए बात कर सकते हो। तो क्या फैक्टर्स आपने देखे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात की, रिलेटेड पार्टीज की बात की, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी की बात कर ली, प्रीवियस ईयर ऑडिट की बात कर ली, और मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल की बात कर ली। क्या कह रहा है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात कर ली। क्या कह रहा है? प्रेशर, एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टी की बात कर ली, जिसमें मैनेजमेंट की अपनी भी कोई बोनस वगैरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। मीन पेपर के अंदर बैठे हुए ऐसे क्वेश्चन को समझना और उसके बाद उसका आंसर देना औखा काम है, क्यों? पेपर के अंदर हमारे सेंसेस वीक होते हैं। पेपर के अंदर हमारे सेंसेस वीक होते हैं पेपर के प्रेशर की वजह से। स्पेशली आखिरी 1 घंटे में जब हमारी हालत ये हुई होती है, उस वक्त सेंसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते। उस वक्त हम क्या लिख रहे होते हैं, अगर बाद में वो पेपर हमें मिल जाए तो शायद हम खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम एग्जामिनर को दे के आते हैं कि तूने ये पढ़ना भी है और इससे मार्क्स भी देने हमें। क्या ख्याल है? तो वहाँ पे हमारे पास सम टाइम मिनट 5 होते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, और हम कोशिश करते हैं 5 मिनट में 15 नंबर का ही आंसर देना है और 15 ही लेने हैं उसे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होगी तो पता चलेगा कि हाँ, इस तरह की रिक्वायरमेंट को कैसे डील करना है, एक अप्रोच डेवलप होगी। वो अप्रोच आपको पेपर में हेल्प देगी कि हाँ, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये जर्नल है तो इसकी बातें उस क्वेश्चन में इस तरह से की थी, और वो अगर लिखी नहीं है तो वो भी भूल जाएंगी पता नहीं कहाँ पे की थी। हाँ, लिखी होंगी तो फिर पता चलेगा हाँ, उस क्वेश्चन में इस तरह से किया था, दिस मीन यहाँ पे भी वैसी बातें कुछ लिखी जा सकती है। ये 7 पार्ट बी था फॉर 6 मार्क्स। स्टेट द मैटर विच यू वुड इंक्लूड while documenting the risk identification and risk assessment procedure। मीन रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्या चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करोगे, मीन अपने वर्किंग पेपर में लिखोगे। दोबारा पढ़ेंगे। स्टेट द मैटर्स दैट यू वुड इंक्लूड while documenting the risk identification and risk assessment procedure। मीन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त आप क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करोगे। हमने कोई प्रोसीजर्स टू असेस रिस्क पढ़े थे 4 प्रोसीजर टू असेस रिस्क पढ़े थे 4। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, और क्या था? ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। कहाँ पे पढ़े थे ये? कहाँ पे पढ़े थे ये? ना पास पेपर में नहीं। ये अगर आप ऑडिट रिस्क में आए, ऑडिट रिस्क में अगर आप लोग आए, प्रोसीजर्स टू असेस रिस्क हमने पढ़े थे 4। प्रोसीजर्स टू असेस रिस्क शायद जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा है आपने, उसी पेज पे ऊपर होगा जहाँ पे 3 अप्रोचेस पढ़ी हैं, उसके नीचे हैं ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और साथ इंस्पेक्शन भी था। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। तो इनसे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट क्या करोगे कि जो भी आपने इंक्वायरी की हैं कंपनी की मैनेजमेंट से, वो आप डॉक्यूमेंट करोगे। कंपनी के इंटरनल ऑडिटर से या कंपनी के अदर स्टाफ से जो इंक्वायरी की हैं उनकी आप रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करोगे। कोई आपने डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए हैं, कोई मैनुअल्स, कोई जर्नल इंस्पेक्ट किए हैं, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट किया है तो उनकी कोई कॉपीज़ वगैरह आप डॉक्यूमेंट करोगे। एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए हैं, किन चीज़ों को ट्रेस किया है, क्या रेशोज़ कैलकुलेट की हैं, उनके क्या रिजल्ट थे, वो आप डॉक्यूमेंट करोगे। और आप डॉक्यूमेंट करोगे क्या? ऑब्जर्वेशन, मीन आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद, वॉच करने के बाद क्या नोटिस किया है, तो वो चीज़ें आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे। मीन ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो आप प्लानिंग स्टेज पे परफॉर्म करोगे। ऑडिटर जो भी काम करता है उसे डॉक्यूमेंट करता है, उसके रिजल्ट्स भी डॉक्यूमेंट करता है। तो ये प्रोसीजर्स हैं मेनली। हाँ, इसके साथ रिलेट करके आंसर देंगे तो फिर जाके एग्जामिनर हैप्पी होके 6 नंबर देंगे। अगर आप 5 जर्नल अपनी छोड़ने की कोशिश करोगे
तो फिर शायद एग्जामिनर इतने अच्छे नंबर नहीं देंगे। क्या ख्याल है? सीख रहे हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट को कैसे डील करना। जी साथ एक और क्वेश्चन नंबर 10 था फॉर 8 मार्क्स। Manamit is in unique position to perpetrate fraud because of its ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding control that otherwise appear to be operating effectively. तो नज़र आ गया मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल शायद टॉपिक है, यकीनन टॉपिक है। Determine the audit procedure that you may be performed by the auditor to address the risk relating to overriding of control। तो वही जो जनरल प्रोसीजर थे वही थे। 8 नंबर हैं, क्या ख्याल है? और शायद 8 पॉइंट बन जाएंगे। मीन पहला वो इंक्वायरीज में 4 पॉइंट थे, और उसके बाद बायस आपने देखना, एस्टीमेट में 3 पॉइंट वो थे, और एक लास्ट पॉइंट था बिजनेस राशनल देखना ऑफ ट्रांजेक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या ख्याल है? मीन ये भी टॉपिक पास में कोई 4-5 दफ़ा टेस्ट हो चुका है, लेकिन पिछली 4 अटैम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल पिछली 4 अटैम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ। और एग्जामिनर देखते हैं कि एक टॉपिक जब स्टूडेंट भूल जाते हैं, 3-4 अटैम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ, मीन उसकी इंपॉर्टेंस कम फील होना शुरू हो जाती है, तो अचानक से एग्जामिनर शोशा छोड़ते हुए टॉपिक टेस्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि छाड़े तासी में। तो इसलिए एक दफ़ा हाथ से अटैम्प्ट कर लेनी मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स भी और इसके प्रोसीजर्स भी। सो चैप्टर अभी भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, होपफुली एक दिन और लगेगा। सो नेक्स्ट क्लास में इसे वाइंड अप करके हम आगे मूव हो जाएंगे। अभी आज आप सुना है चैप्टर 3 का टेस्ट दे रहे हो।